तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। क्लास 11 चैप्टर 3 समतल में गति। भूमिका इंट्रोडक्शन देंगे पहले हम। पिछले अध्याय में हमने स्थिति विस्थापन वेग एवं त्वरण की धारणाओं को विकसित किया था, जिनकी किसी वस्तु की सरल रैखिक गति का वर्णन करने की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि एक विमीय गति में मात्र दो ही दिशाएं संभव हैं, इसलिए इन राशियों को दिशात्मक पक्ष को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों से व्यक्त कर सकते हैं। परंतु जब हम वस्तु गति द्विविमीय यानी टू डायमेंशनली मतलब एक समतल या त्रिविमीय यानी थ्री डायमेंशन दिव्य स्थान वर्णन करना चाहते हैं, तब हमें उपयुक्त भौतिक राशियों का अध्ययन करने के लिए सदिशों की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब वेक्टर्स की आवश्यकता पड़ेगी। अतएव सर्वप्रथम हम सदिशों की भाषा अर्थात सदिशों के गुणों एवं इन्हें उपयोग में लाने की विधियां सीखेंगे। सदिश क्या है, सदिश को कैसे जोड़ा जाए, घटाया या गुणा किया जाता है, सदस्यों को किसी वास्तविक संख्या से गुणा करें तो हमें क्या परिणाम मिलेगा, ये हम सब इसलिए सीखेंगे जिससे किसी समतुल में वस्तु के वेग एवं त्वरण को परिभाषित करने के लिए हम सदिशों का उपयोग कर सकें। इसके बाद हम किसी समतल में वस्तु की गति पर परिचर्चा करेंगे। किसी समतल में गति के सरल उदाहरण के रूप में एक समान त्वरित गति का अध्ययन करेंगे तथा एक प्रक्षेप की गति के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन से हम भली भांति परिचित हैं, जिसके हमारे दैनिक जीवन में विशेष महत्व है। हम एक समान वृत्तीय गति की कुछ विस्तार से चर्चा करेंगे। हम इस अध्याय में जिन समीकरणों को प्राप्त करेंगे उन्हें आसानी से त्रिविमीय मतलब कि थ्री डायमेंशंस मोशन के लिए विस्तारित करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। ओके, तो अदिश एवं सदिश, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। हम भौतिक राशियों को दो अदिशों एवं सदिशों में वर्गीकृत करते हैं। दोनों में मूल अंतर यह है कि सदिश के साथ दिशा को संबंध करते हैं, वही अदिश के साथ ऐसा नहीं करते हैं। एक अदिश वह राशि है जिसमें मात्र परिमाण होता है, मतलब अदिश स्केलर वो क्वांटिटी होती है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। इसे केवल एक संख्या एवं उचित मात्रक द्वारा पूर्ण रूप से व्यक्त किया जा सकता है। इसके उदाहरण दो बिंदुओं के बीच की दूरी, किसी वस्तु के संयंत्र द्रव्यमान, किसी वस्तु का तापक्रम तथा वे समय जिस पर कोई घटना घटती हो। अदिशों को जोड़ में वही नियम लागू होते हैं जो सामान्यतः बीजगणित में। अदिशों को हम ठीक वैसे ही जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा या भाग कर सकते हैं, जैसा कि हम सामान्य संख्याओं के साथ कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 1 मीटर तथा 0.5 मीटर है, तो उसके परिमाप चारों भुजाओं का योग 1 मीटर प्लस 0.5 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 0.5 मीटर 3 मीटर होगा। हर भुजा की लंबाई एक अदिश है तथा परिमाप भी एक अदिश है। हम एक दूसरे उदाहरण पर विचार करेंगे। यदि किसी एक दिन का अधिकतम एवं न्यूनतम ताप क्रमशः 35.6 सेंटीग्रेड तथा 24.2 सेंटीग्रेड है, इन दोनों का अंतर 11.4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इसी प्रकार यदि एल्यूमिनियम से किसी एक समान ठोस घन की भुजा 10 सेंटीमीटर और उसका द्रव्यमान 2.7 किलोग्राम है, तो उसका आयतन 10 - 3 मीटर क्यूब एक अदिश होगा तथा घनत्व 2.7 इंटू 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब भी एक अदिश है। एक सदिश राशि वह राशि जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। वे योग संबंधी त्रिभुज के नियम अथवा समांतर चतुर्भुज के योग संबंधी नियम का पालन करती है। इस प्रकार एक सदिश को उसके परिमाण की संख्या तथा दशा द्वारा व्यक्त करते हैं। कुछ भौतिक राशियां जिन्हें सदिशों द्वारा व्यक्त करते हैं वे विस्थापन, वेग, त्वरण तथा बल। सदिश को व्यक्त करने के लिए इस पुस्तक में हमें मोटे अक्षरों का प्रयोग करेंगे, जैसा कि वेग सदिश को व्यक्त करने के लिए वी चिन्ह का प्रयोग करेंगे। परंतु हाथ से लिखते समय क्योंकि मोटे अक्षर लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए एक आदेश को अक्षर के ऊपर तीर लगाकर व्यक्त करेंगे। मतलब कि वेक्टर के लिए वी वेक्टर पढ़ेंगे, इसको तीर नहीं पढ़ेंगे, इसको वी वेक्टर पढ़ेंगे। इस प्रकार कैपिटल वी तथा वेक्टर वी दोनों ही वेग सदिश को व्यक्त करते हैं। किसी सदिश के परिमाण को प्रायः उसका परम मान कहते हैं, उसे मॉड वी इक्वल टू वी द्वारा व्यक्त करते हैं। इस प्रकार एक सदिश को मोटे अक्षर यथा ए या पी क्यू आर एक्स वाई से व्यक्त करते हैं, जब इन परमाणु क्रमशः हम ए पी क्यू आर एक्स वाई द्वारा व्यक्त करते हैं। स्थिति एवं विस्थापन सदिश
अब एक किसी समतल में गतिमान वस्तु की स्थिति व्यक्त करने के लिए हम शब्दानुसार किसी बिंदु O को मूल बिंदु के रूप में चुनते हैं। कल्पना कीजिए कि दो भिन्न भिन्न समयों t और t डैश पर वस्तु की स्थिति क्रमशः p और p डैश है। हम t को O की एक सरल रेखा से जोड़ देते हैं। इस प्रकार OP समय t पर वस्तु की स्थिति सदिश होगी। इस रेखा के सिरे पर एक तीर का निशान लगा देते हैं। इसे किसी चिन्ह मान लीजिए R से निरूपित करते हैं, अर्थात OP इक्वल टू R। इसी प्रकार बिंदु P डैश को एक दूसरे स्थिति सदिश OP डैश यानी R डैश से निरूपित करते हैं। ओके, यहाँ पर ये बात महत्वपूर्ण है कि विस्थापन सदिश को एक सरल रेखा से व्यक्त करते हैं जो वस्तु की अंतिम स्थिति को उसकी प्रारंभिक स्थिति से जोड़ती है, तथा ये वास्तविक पथ पर निर्भर नहीं करता जो वस्तु द्वारा बिंदुओं के मध्य चला जाता है। उदाहरण स्वरूप जैसा कि चित्र 3.1b में दिखाया गया, प्रारंभिक स्थिति P तथा अंतिम स्थिति Q के मध्य विस्थापन सदिश P की यद्यपि वही है, परंतु दोनों स्थितियों के बीच चली गई दूरियां P A B C Q, P D Q तब P B E F Q अलग अलग है। इसी प्रकार किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन सदिश का परिमाण या तो गतिमान वस्तु की पथ लंबाई से कम होता है या उसके बराबर होता है। पिछले अध्याय में भी एक सरल रेखा के अनुदिश गतिमान वस्तु के लिए इस तथ्य को भली भांति समझाया गया था। अब आता है सदिशों की समता। दो सदिशों A तथा B केवल तभी बराबर कहा जा सकता है जब उनके परिमाण बराबर हों और उनकी दिशा समान हो। चित्र 3.2a में दो समान सदिशों A तथा B को दर्शाया गया है। हम इनकी समानता की परख आसानी से कर सकते हैं। B को स्वयं को समांतर खिसकाइए ताकि उसकी पुच्छ Q सदिश A की पुच्छ O के संपाती हो जाए। फिर क्योंकि उनके शीर्ष S व P भी संपाती हैं तथा दोनों सदिश बराबर कहलाएंगे, समानता इस समानता को A इक्वल टू B के रूप में लिखते हैं। इस बात की ओर ध्यान दीजिए कि चित्र 3.2b यद्यपि सदिश A डैश B डैश के परिमाण समान है, फिर भी दोनों सदिश समान नहीं है क्योंकि उनकी दिशाएं अलग अलग हैं। इसमें केवल मैग्नीट्यूड ही सेम नहीं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम होनी चाहिए, तब आप सदिश को एक समान करेंगे। यदि हम B डैश को उसी की समांतर खिसकाएं, उसकी पुच्छ Q डैश A डैश की पुच्छ O डैश संपाती हो जाए तो भी B डैश का शीर्ष S डैश A डैश के शीर्ष का P का संपाती नहीं होगा। अब ये कह रहा है इसके लिए A O P A सदिश वेक्टर A और Q S B। अब चित्र B में O डैश O A P डैश A डैश है, Q डैश है, B डैश और S डैश। इन दोनों की जो दिशाएं वो एक से ही होनी चाहिए, इसके कारण दोनों को एक कहेंगे, मतलब एक ही है, एक समान अदिश कहेंगे। दो समान अदिश A तथा B दोनों समान अदिश हैं। B दो सदिश A डैश और B डैश असमान है यद्यपि उनकी लंबाइयां वही हैं। ये इनके संपाती हो गई है, बट ये इसके संपाती नहीं है, कितना भी हम इसको संपात करने चाहें पर नहीं है। P डैश को सरका के अगर S डैश पर लेके आए तो बात बन सकती है। सदिशों की वास्तविक संख्या से गुणा। यदि एक सदिश A को किसी धनात्मक संख्या लैम्डा से गुणा करें तो हमें एक सदिश ही मिलता है जिसका परिमाण सदिश A के परिमाण का लैम्डा गुना हो जाता है तथा जिसकी दिशा वही है जो A की है। इस गुणनफल को लैम्डा A से लिखते हैं, मॉड लैम्डा A इक्वल टू लैम्डा मॉड A यदि लैम्डा 0 से बड़ा है। उदाहरण से यदि A को 2 से गुणा किया जाए तो परिणामी सदिश 2A होगा जिसकी दिशा A की दिशा होगी तथा परिमाण मॉड A का दोगुना होगा। सदिश A को यदि एक ऋणात्मक संख्या माइनस लैम्डा से गुणा करें तो एक अन्य सदिश प्राप्त होता है जिसकी दिशा A की दिशा के विपरीत है तो जिसका परिमाण मॉड A का लैम्डा गुना। यदि किसी सदिश को A को ऋणात्मक संख्या में -1 और -1.5 से गुणा करें तो परिणामी सदिश चित्र 3.3b जैसे होंगे। भौतिकी में जिस घटक लैम्डा द्वारा सदिश A को गुणा किया जाता है वो कोई अदिश हो सकता है जिसकी स्वयं की विमाएं होती हैं। अतः लैम्डा A की विमाएं लैम्डा एवं A की विमाओं के गुणनफल के बराबर होंगी
उदाहरण स्वरूप यदि हम किसी अचर वेग सदिश को किसी समय अंतराल से गुणा करें तो हमें एक विस्थापन सदिश प्राप्त होगा। अब है सदिशों का संकलन एवं व्यकलन ग्राफी विधि से। जैसा कि खंड 3.2 में बतलाया जा चुका है कि सदिश योग के त्रिभुज नियम या समांतर चतुर्भुज के योग के नियम का पालन करते हैं। अब हम ग्राफी विधि द्वारा योग के इस नियम को समझाएंगे। चित्र के 3.4 ए के दर्शानुसार किसी समतल में स्थित दो सदिशों ए तथा बी पर विचार करते हैं। इन सदिशों को व्यक्त करने वाली रेखा खंडों की लंबाई सदिशों के परिमाण के समानुपाती हैं। योग ए प्लस बी प्राप्त करने के लिए चित्र 3.4 बी के अनुसार हम सदिश बी इस प्रकार रखते हैं कि उसकी पुच्छ सदिश ए के शीर्ष पर हो। फिर हम ए की पुच्छ को बी के सिरे से जोड़ देते हैं। यह रेखा ओ क्यू परिणामी सदिश आर को व्यक्त करती है जो सदिशों ए तथा बी का योग है। क्योंकि सदिशों को जोड़ने की इसी विधि सदिशों में से किसी एक के शीर्ष को दूसरे के पुच्छ से जोड़ते हैं, इसलिए ग्राफी विधि शीर्ष एवं पुच्छ विधि के नाम से भी जानी जाती है। दोनों सदिश तथा उनका परिणामी सदिश किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं बनाते हैं, इसलिए इस विधि को सदिश योग के त्रिभुज नियम भी कहते हैं। यदि हम b प्लस a का परिणामी सदिश प्राप्त करें तो भी वही सदिश r प्राप्त होता है। इस प्रकार यदि सदिशों का योग क्रम विनिमय सदिशों को जोड़ने में यदि क्रम का क्रम बदल तो भी परिणामी सदिश नहीं बदलता। a प्लस बी प्लस इज इक्वल टू बी प्लस ए, दोनों की भी बात है। सदिशों का योग साहचर्य नियम का पालन भी करता है, जैसा कि चित्र 3.4 डी में दर्शाए गए। सदिशों ए व बी को पहले जोड़कर फिर सदिश सी को जोड़ने पर जो परिणाम प्राप्त होता है वही दो सदिशों बी और सी को पहले जोड़कर फिर ए को जोड़ने पर प्राप्त होता है, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी। दो समान और विपरीत दिशाओं को जोड़ने पर क्या परिणाम मिलता है? हम दो सदिशों ए और माइनस ए जिन्हें चित्र 3.3 बी में दिखलाया है पर विचार करते हैं। इनका योग ए प्लस माइनस ए है। क्योंकि दो सदिशों का परिणाम वही किंतु दिशा विपरीत, इसलिए परिणामी सदिश का परिणाम नेट जो होगा वो जीरो आएगा। इससे जीरो व्यक्त करते हैं। ए माइनस ए इक्वल टू जीरो, मॉड जीरो इक्वल टू जीरो। ओ को हम शून्य सदिश कहते हैं, जीरो वेक्टर कहते हैं। क्योंकि शून्य सदिश का परिमाण शून्य होता है, इसलिए इसकी दिशा का निर्धारण नहीं किया जा सकता। दरअसल हम एक सदिश ए को संख्या शून्य से गुणा करते हैं तो भी परिणाम स्वरूप हमें एक सदिश ए मिलेगा किंतु उसका परिमाण शून्य होगा। जीरो सदिश के मुख्य गुण निम्न है। ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए, लैम्डा जीरो इज इक्वल टू जीरो, जीरो ए इज इक्वल टू जीरो। शून्य सदिश का भौतिक अर्थ क्या है? जैसा कि चित्र 3.1 ए में दिखाया गया कि हम किसी समतल में स्थिति एवं विस्थापन सदिशों पर विचार कीजिए। मान लीजिए किसी क्षण टी पर कोई वस्तु पी पर है, पी डैश पर तक जाकर पुनः पी पर वापस आ जाती है। इस स्थिति में वस्तु का विस्थापन क्या होगा? जीरो। चूंकि प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति संपाती हो जाती है इसलिए विस्थापन शून्य सदिश होगा। सदिशों का व्यवकलन सदिशों के योग के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। दो सदिशों ए व बी के अंतर को हम दो सदिशों ए व माइनस बी के योग के रूप में निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। ए माइनस बी इक्वल टू ए प्लस माइनस बी। इसे चित्र 3.5 में दर्शाया गया है। सदिश माइनस बी को सदिश ए में जोड़कर R2 इक्वल टू ए माइनस बी प्राप्त होता है। तुलना के लिए इसी चित्र में सदिश R1 इक्वल टू ए प्लस बी को भी दिखाया गया है। समांतर चतुर्भुज विधि को प्रयोग करके हम दो सदिशों का योग ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो सदिश ए व बी हैं। इन सदिशों को जोड़ने के लिए उनकी पुच्छ को एक उभयनिष्ठ मूल बिंदु O पर लाते हैं, चित्र 3.6 ए में दिखाया गया। फिर हम ए के शीर्ष बी के समांतर एक रेखा खींचते हैं और बी के शीर्ष से ए के समांतर एक दूसरी रेखा खींचकर समांतर चतुर्भुज ओ क्यू एस टी पूरा करते हैं। जिस बिंदु पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं उसे मूल बिंदु O से जोड़ देते हैं। परिणामी सदिश R की दिशा समांतर चतुर्भुज के मूल बिंदु O के कटान बिंदु S की ओर खींचकर विकर्ण OS के अनुदिश होगी। चित्र 3.6 सी में सदिशों ए व बी का परिणामी निकालने के लिए त्रिभुज नियम का उपयोग दिखाया गया है। दोनों चित्रों से स्पष्ट है कि दोनों विधियों में एक ही परिणाम निकलता है। इस प्रकार दोनों विधियां समतुल्य हैं।
अब है सदिशों का वियोजन। मान लीजिए ए व बी किसी समतल में भिन्न दिशाओं वाले दो शून्येतर, शून्य नहीं सदिश हैं, तथा ए किसी समतल में कोई अन्य सदिश हो, तब ए की दो सदिशों के योग के रूप में वियोजित किया जा सकता है। एक सदिश स्मॉल ए की किसी वास्तविक संख्या के गुणनफल के रूप में, और इसी प्रकार दूसरा सदिश स्मॉल बी गुणनफल के रूप में है। ऐसा करने के लिए पहले ए खींचिए जिसका पुच्छ ओ तथा शीर्ष पी है। फिर ओ से स्मॉल ए के समांतर एक सरल रेखा खींचिए। पी से एक सरल रेखा स्मॉल बी के समांतर खींचिए। मान लीजिए वे एक दूसरे को क्यू पर काट रही, तब ए इजल टू ओ पी इजल टू ओ क्यू प्लस क्यू पी, परंतु क्योंकि ओ क्यू ए के समांतर है तथा क्यू पी बी के समांतर है, इसलिए ओ क्यू इजल टू लैम्डा ए तथा ओ पी इजल टू म्यू बी। यहाँ लैम्डा तथा म्यू कोई वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, अतः लैम्डा ए प्लस म्यू बी, हम कह सकते हैं कि ए को स्मॉल ए एवं बी के निर्दिष्ट दो सदिश घटकों क्रमशः लैम्डा ए तथा म्यू बी में विभाजित कर दिया गया। इस विधि का उपयोग करके हम किसी सदिश को उसी समतल के दो सदिश घटकों में वियोजित कर सकते हैं। एकांक परिमाण के सदिशों की सहायता में समकोणिक निर्देशांक निकाय के अनुदिश किसी सदिश का वियोजन सुविधाजनक होता है। ऐसे सदिशों को एकांक सदिश कहते हैं, जिस पर हम परिचर्चा करेंगे। एकांक सदिश वे सदिश होते हैं जिसका परिमाण एक हो, जो किसी विशेष दिशा के अनुदिश हो। ना तो इसकी कोई विमा होती है, ना ही कोई मात्र दिशा व्यक्त करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। चित्र 3.91 में प्रदर्शित एक आयाती निर्देशांक निकाय एक्स वाई तथा जेड अक्षों को अनुदिश एकांक सदिशों को हम क्रमशः आई कैप, जे कैप तथा के कैप द्वारा व्यक्त करते हैं, क्योंकि एक सभी एकांक सदिश, लिए आई मॉड आई कैप इजल टू मॉड जे कैप इजल टू मॉड के कैप इजल टू 1। ये एकांक सदस्य एक दूसरे के लंबवत है। दूसरे सदस्य में इनकी अलग पहचान के लिए हमने इस पुस्तक में मोटे टाइप आई जे के ऊपर एक कैप लगा दिया, क्योंकि इस अध्ययन में केवल द्विविमीय गति का ही अध्ययन कर रहे हैं, 2 डायमेंशनल मोशन का स्टडी हो रही है। अतः हम केवल दो एकांक सदिशों की आवश्यकता होगी। यदि किसी एकांक सदिश एन कैप को एक अदिश लैम्डा से गुणा किया जाए तो परिणामी एक सदिश लैम्डा एन कैप होगा। सामान्यतः किसी सदिश ए को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं: ए इजल टू मॉड ए एन कैप। यहाँ ए के अनुदिश एन कैप एक एकांक सदिश है। ए के अनुदिश ए की उसी ए को वापस विभाजित कर रहा है उसी दिशा में। एन एकांक सदिश है। हम किसी सदिश ए को एकांक सदिशों आई कैप तथा जे कैप के पदों में वियोजित कर सकते हैं। मान लीजिए कि चित्र 3.9 बी के अनुसार सदिश ए समतल एक्स वाई में स्थित है। चित्र 3.9 बी के अनुसार ए के शीर्ष में हम निर्देशांक अक्षों पर लंबु खींचते हैं। इससे हमें दो सदिश A1 एवं A2 इस प्रकार प्राप्त हैं कि A1 इजल टू A1 प्लस A2 इजल टू A, क्योंकि A1 एकांक सदिश I कैप के समांतर है, A2 एकांक सदिश J कैप के समांतर है। अतः A1 इजल टू AX I कैप इंटू A2 इजल टू AY J कैप। यहाँ AX तथा AY वास्तविक संख्याएं हैं। इस प्रकार A इजल टू AX I कैप प्लस AY Z कैप। इस चित्र 3.9 में दर्शाया गया राशियां AX एवं AY को हम सदिश A के X एवं Y घटक कहते हैं, कंपोनेंट। यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि AX सदिश नहीं है, वरन AX I कैप का एक सदिश है। इसी प्रकार AYZ एक सदिश है। त्रिकोणमिति का उपयोग करके AX एवं AY को A के परिमाण तथा उसके द्वारा x अक्ष के साथ बनने वाले कोण थीटा के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। AX इजल टू A cos थीटा, AY इजल टू A sin थीटा। समीकरण 3.3 से स्पष्ट है कि सदिश का घटक कोण थीटा पर निर्भर करता है तथा वे धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है।
किसी समतल में एक सदिश ए को व्यक्त करने के लिए अब हमारे पास दो विधियां हैं। उसके परिमाण ए तथा उसके द्वारा एक्स अक्ष के साथ बनाए गए कोण थीटा द्वारा अथवा उस घटकों ए एक्स तथा ए वाई द्वारा। यदि ए तथा थीटा में ज्ञात है तो ए एक्स और वाई का मान समीकरण 3.3 से ज्ञात किया जा सकता है। यदि ए एक्स एवं ए वाई ज्ञात हो तो ए तथा थीटा का मान निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर अथवा ए इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर एवं टेन थीटा इक्वल टू ए वाई डिवाइड बाई ए एक्स। तो हमारा थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स थीटा के लिए तो थीटा को यहीं रखेंगे और टेन इनवर्स ए वाई डिवाइड बाई ए एक्स। अभी तक हमने इस विधि का में हमने एक एक्स वाई समतल में किसी सदिश के उसके घटकों में वियोजित किया, किंतु इसी v द्वारा किसी सदिश ए के तीन विमाओं एक्स वाई तथा जेड अक्षों के अनुदिश तीन घटकों में वियोजित किया जा सकता है यदि ए व एक्स वाई जेड अक्षों के मध्य कोण क्रमशः अल्फा बीटा तथा गामा हो। तो एक्स इक्वल टू ए कॉस अल्फा, ए वाई इक्वल टू ए कॉस बीटा, ए जेड इक्वल टू ए कॉस गामा। सामान्य रूप से ए इक्वल टू ए एक्स आई गैप प्लस ए वाई जेड गैप प्लस ए जेड के गैप। ए का परिमाण सदिश है मतलब वेक्टर ए का परिमाण होगा ए इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर होगा। एक स्थिति सदिश आर को निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जेड कैप प्लस जेड के कैप। यहाँ एक्स वाई जेड सदिश आर के अक्षों एक्स वाई जेड के अनुदिश घटक हैं। सदिशों का अब आ जाता है नेक्स्ट विधि, सदिशों का योग, विश्लेषणात्मक विधि, एनालिसिस मेथड। यद्यपि ये सदिशों को जोड़ने की ग्राफी विधि में सदिशों तथा उनके परिणामी सदिश को स्पष्ट रूप से समझने में सहायक होती, परंतु कभी कभी ये विधि जटिल होती है, इसकी शुद्धता भी सीमित होती है। भिन्न भिन्न सदिशों को उनके संगत घटकों को मिलाकर जोड़ना अधिक आसान होता है। मान लीजिए कि किसी समतल में दो सदिश ए तथा बी हैं जिनके घटक क्रमशः ए एक्स ए वाई तथा बी एक्स और बी वाई। ए इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस ए वाई जेड कैप और बी इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जेड कैप। मान लीजिए कि आर इनका योग है तो आर इक्वल टू ए प्लस बी, तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जेड कैप प्लस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जेड कैप। क्योंकि सदिश क्रम विनिमय तथा साचार नियमों का पालन करते हैं इसलिए समीकरण 3.9 में व्यक्त किए गए सदिशों को निम्न प्रकार से पुनः व्यवस्थित कर सकते हैं। आर इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स इंटू आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई इंटू जे कैप, क्योंकि आर इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, इसलिए आर एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स आर वाई इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई। इस प्रकार परिणामी सदिश आर का प्रत्येक घटक सदिश ए और बी के संगत घटकों के योग के बराबर होता है। तीन विमाओं के लिए सदिश ए और बी को हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। बी इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जेड कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। आर इक्वल टू ए प्लस बी इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप। यहाँ घटकों आर एक्स आर वाई तथा आर जेड के मान निम्न प्रकार से हैं। आर एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स, आर वाई इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई, आर जेड इक्वल टू ए जेड प्लस बी जेड। इस विधि को अनेक सदस्यों को जोड़ने एवं घटाने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। उदाहरणार्थ यदि ए बी तथा सी सदिश निम्न प्रकार से दिए गए हों, ए इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, बी इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, सी इक्वल टू सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप। तो सदिश टी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी के घटक निम्नलिखित होंगे। टी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस सी एक्स, टी वाई इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई माइनस सी वाई, टी जेड इक्वल टू ए जेड प्लस बी जेड माइनस सी जेड। ठीक है, और बाकी तो आगे इन्होंने दे रखा है।
अब आ जाता है किसी समतल में गति। तो अब चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।